हाँ मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मित्रों, यूपी टीजीटी मैथ्स क्वेश्चन पेपर 2016 के हल में मैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 करेंगे। 32 क्वेश्चन क्या है? यदि सदिश ए, यानी इसको सदिश ए मान लेते हैं, सदिश ए 2i माइनस जे प्लस के, और इसको सदिश बी ले लेते हैं i प्लस 2j माइनस 3k, तथा इसे सदिश सी कह देते हैं 3i प्लस aj प्लस 5k। एक समतली है तो स्मॉल a का मान है, यानी हमें a का मान बताना है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है -2, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है -4। मित्रों, जब तीन सदिश एक समतली होते हैं तो उनके डिटर्मिनेंट यानी बॉक्स ABC जो होता है वो 0 होता है। बॉक्स ABC का मतलब A डॉट B क्रॉस C। A डॉट B क्रॉस C को हम बॉक्स ABC लिखते हैं, यानी ABC। इस तरीके से बॉक्स ABC ये क्या होता है? 0। अब ABC बॉक्स होता क्या है, इसका डिटरमिनेंट लिखेंगे। डिटरमिनेंट IJK के गुणांक सदिश A जो है इसको हमने A मान लिया, ये 2 और फिर -1 फिर 1 और ये 1 2 -3, थर्ड है 3a और 5, ये क्या 0 के बराबर हम लोग रखेंगे। अब मित्रों, सारणिक को कैसे हल किया जाता है? किसी रो या कॉलम में ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक शून्य बन जाए। यदि शून्य बन जाए तो हमें प्रश्न को हल करते समय सरलता हो जाती है। तो देखिए कैसे हम शून्य बनाने का प्रयास करेंगे। ये मित्रों C1 है, ये लाइन ऊर्ध्वाधर जो ये लाइन है इसको क्या बोलते हैं? खड़ी रेखा को C1। ये स्तंभ होते हैं और ये पड़ी रेखाएं जो होती हैं इसे क्या बोला जाता है? रो या पंक्ति, और इसको स्तंभ या कॉलम बोलते हैं। तो पहला कॉलम जो है C1, दूसरे कॉलम को C2 और तीसरा कॉलम जो होता है इसे C3। यदि हम C3 को C2 में जोड़ दें, इसको ला करके इसमें ऐड कर दें, तो यहाँ पर देखिए 1 और -1 जुड़ करके 0 हो जाएंगे। अब जब 0 हो जाएंगे तो एक ही 0 बनने वाला है। तो मित्रों ऐसा करते हैं, ये जो C1 है इसका 2, इसको भी हम 0 बना दें, यानी ये तो 0 अपने आप हो जाएगा जब इसको इसमें ऐड करेंगे। और ये 0 हम कैसे बनाएंगे? तो ये जो C3 है इसके हर एक एलिमेंट में हम क्या करेंगे? इसके हर एक एलिमेंट में 2, यहाँ पर 2 है ना, तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई करिए और इसमें से घटा दीजिए। तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एकम 2, इस 2 से घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा? 0। अब देखिए इसमें 2 से गुणा करेंगे, 2 3 6 -6, इससे घटाएंगे तो 1 माइनस और -6, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 6 यानी 7 7। अब इसमें 2 से गुणा करेंगे, इससे घटाएंगे तो 2 पंचे 10 और 3 से घटाएंगे तो ये आ जाएगा -7। यहाँ पर आया -7। ये देखिए इसमें इसको ऐड करेंगे 0, इसमें इसको ऐड करेंगे -1, इसमें इसको ऐड करेंगे a प्लस 5, और ये 1 -3 और ये 5 बराबर 0। अब देखिए मित्रों, ये जो पंक्ति पहली है इसे R1 के नाम से जाना जाता है इसको। तो R1 के सापेक्ष हम क्या करेंगे? प्रसार करेंगे। तो लिखेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, जब R1 के सापेक्ष प्रसार किया जाएगा तो इस तरीके से प्लस माइनस प्लस, यानी कि ये 1 रहा। और यहाँ पर देखिए मित्रों, ये तो कितना बचता है? 7 -1 माइनस का 7 और a प्लस 5 बराबर 0। अब हम इसको जब सरल करेंगे, ये 5 है यानी a प्लस 5, तो इस तरीके से इसकी हम मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में माइनस लेते हैं, और ये तो 1 है बाहर, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 7 से इसकी जो है मल्टीप्लाई होगी, यानी कि 7 इंटू a प्लस 5, बीच में माइनस। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 7 यानी -1 इंटू माइनस का 7 और बराबर कितना? 0। अब देखिए 7 5 35 माइनस 7 × 7 -7 बराबर 0। ये आया 7a। अब ये उधर जाएगा, जब 35 से 7 जो है घटाएंगे तो कितना? यानी 28, यानी प्लस का 28 बराबर 0 और 7a बराबर 0 - 28
यानी 7a बराबर माइनस 28, a बराबर माइनस का 28 28/7, 7 एकम 7, 7 चौके 28, यानी a बराबर माइनस का 4/1, स्मॉल a जो है वो आया -4। तो मित्रों देखिए हम लोगों का करेक्ट आंसर कौन सा जो है मिलता है, आइए चेक करते हैं। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है -2, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है -4। तो हम लोगों ने जो ए का मान प्राप्त किया है वो कितना है -4। तो ऑप्शन जो है डी ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 है, एक कण ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊर्ध्वाधरता ऊपर की ओर फेंका जाता है, यदि T1 व T2 समय पश्चात वह h ऊंचाई पर हो तो h का मान है। यानी एक कण जो है ऊर्ध्वाधरता इस तरीके से ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो कह चाहे T1 समय पर व T2 समय पर वो h ऊंचाई पर ही है, तो h ऊंचाई पर ही हो तो h का मान कितना है। जैसे देखिए एक जो है कण हम जो है यहाँ से कण फेंका जा रहा है, मान लीजिए यहाँ से ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ जब कण को हम फेंकेंगे यहाँ से, तो प्रारंभ में उसका योग वेग कितना होगा, u वेग से। मान लीजिए हम u वेग से जो है कण को फेंकते हैं, लेकिन वो इतनी दूर जा करके T1 समय में यहाँ से यहाँ तक कितना समय लगाता है, T1 समय। तो यहाँ से यहाँ तक जो है जब T1 समय लगाता है आने जाने में, और वो जो है h ऊंचाई यानी कितनी दूरी है, ये दूरी h, यहाँ से यहाँ तक h ऊंचाई तक जाता है। लेकिन T2 समय में भी कह रहा है कि ये यहीं पर है। मान लीजिए यहाँ से जब प्रारंभिक वेग u से ऊपर की तरफ फेंका गया कण, तो यहाँ तक आता है, T2 समय में ऊपर जाता है, लेकिन फिर वापस जो है आ जाता है। जब T2 समय में मान लीजिए वो यहाँ तक आया और यहाँ के बाद फिर वापस आ गया, फिर इसी बिंदु पर आ जाता है h ऊंचाई पर। कह रहा है कि यदि वह T1 व T2 समय पश्चात वह h ऊंचाई पर ही रहता है। यानी कि T1 समय में u वेग से फेंका गया था, T1 समय में यहाँ तक आया यानी h दूरी तय की, लेकिन T2 में वो यहाँ तक आया, उसके बाद जो है उसका अंतिम वेग क्या हो गया, शून्य हो गया। अंतिम वेग शून्य होकर के फिर वापस जो है इसी स्थान पर आ जाता है यहाँ पर। तो यानी T1 व T2, क्योंकि वो ऊपर से फिर आ गया, T1 व T2 समय के बाद T1 व T2 समय पर वो कहाँ पर है, कण यहीं पर है ना, यहाँ पर, तो ये ऊंचाई पर ही है। इसलिए जो है यहाँ पर आइए h बराबर हम लोग फार्मूला लगाते हैं, कण फेंका गया था, तो h बराबर ut माइनस हाफ GT², यानी h बराबर ut माइनस हाफ GT²। तो h बराबर ut माइनस हाफ GT² होता है, h बराबर ut माइनस हाफ GT²। तो देखिए यहाँ पर ये जो 2 है, 2 से हम लोग क्या करेंगे, 2 से इसको जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो 2 है तो कितना आ जाएगा 2h, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2h बराबर 2ut माइनस GT², 2ut माइनस GT²। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको एक तरफ लेकर के आते हैं। आइए देखते हैं क्या करेंगे हम लोग, GT² और माइनस का 2ut और प्लस 2h बराबर 0। अब ये t में क्या है, GT², यानी GT² माइनस 2ut माइनस 2h प्लस 2h बराबर 0। ये t में द्विघात समीकरण है, t में क्या है, द्विघात समीकरण। और t में जब द्विघात समीकरण है तो इसके दो मूल होंगे, एक मान लिया T1 है और दूसरा क्या है T2। तो अब देखिए GT² माइनस 2ut प्लस 2h बराबर 0, तो इसमें t² का गुणांक कितना है g। इससे हम लोग क्या कर लेते हैं, इससे हम लोग जो है इसको डिवाइड कर दें, जिससे आसानी हो जाएगी। देखिए t² माइनस 2u अपान g इंटू टी और प्लस 2h अपान g बराबर 0। अब देखिए मित्रों, एक द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण जो होता है x² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये होता है। इसमें हम लोग फार्मूला नहीं याद करेंगे कि मूलों का योगफल माइनस b अपान a या x का गुणांक
यानी माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अमूलों का गुणनफल अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इस तरीके से नहीं याद करेंगे। देखिए हम लोग क्या करेंगे, मूलों का योगफल और गुणनफल प्राप्त करने के लिए द्विघात समीकरण का ए से तुरंत डिवाइड कर दीजिए। ए से डिवाइड करेंगे बी अपान ए इंटू एक्स प्लस सी अपान ए बराबर 0। अब देखिए अल्टरनेटिव हम जो है प्लस माइनस चिन्ह लेते हैं, साइन लेते हैं, प्लस माइनस प्लस यानी प्लस माइनस प्लस। और ये जो होगा वो क्या होगा, जो मूल इसके होंगे, मान लीजिए इसके मूल x1 और x2 है तो मूलों का योगफल x1 प्लस x2 बराबर कितना, यानी प्लस माइनस माइनस बी अपान ए, अमूलों का गुणनफल x1 इंटू x2 बराबर यानी कि प्लस माइनस प्लस सी अपान ए, यानी ये मूलों का क्या होता है गुणनफल, ये मूलों का क्या होता है योगफल। चिन्ह कैसे देखते हैं, प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से। तो आइए अपने प्रश्न पर आते हैं। टी में द्विघात समीकरण है, टी स्क्वायर का गुणांक हमने 1 बना लिया, जैसे एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ 1 बनाया था तो टी स्क्वायर का गुणांक हमने 1 बनाया, जी से भाग किया तो ये क्या होगा, टी के जो 2 मान होंगे उनका योगफल होगा माइनस, और ये क्या होगा गुणनफल। तो आइए टी के इसके जो है टी के 2 मूल होंगे, इसके मूल जो है माना मूल जो है इसके कितने होंगे 2, t1 व t2 हैं 2। तो मूलों का गुणनफल जो है हम गुणनफल निकालेंगे तो गुणनफल t1 इंटू t2 बराबर मूलों का गुणनफल बराबर c अपान ए, यानी ये क्या होता है मूलों का गुणनफल। चिन्ह देखते हैं प्लस माइनस प्लस ही रहेगा तो 2h अपान जी, और ये आया अपान 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2h बराबर g और t1 t2, और h बराबर कितना आया 1 अपान 2 g t1 t2, तो यानी h ऊंचाई 1 अपान 2 g t1 t2। आइए हम लोग जो है ऑप्शन का मिलान करते हैं। ऑप्शन ए है 1 अपान 2 जी t1 t2, 1 अपान 2 जी t1 t2, ऑप्शन ए ही हमको लग रहा है करेक्ट है। ऑप्शन बी ये नहीं, ऑप्शन सी ये भी नहीं है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो करेक्ट ऑप्शन ए ही है, यही जो है इसका अभीष्ट आंसर है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 34 है, यदि ये एक मैट्रिक्स दी गई है जिसका पहला R1 1 3 प्लस एक्स 2, R2 है 1 माइनस एक्स 2 वाई प्लस 1 2 5 माइनस वाई और 3, एक सममित आव्यूह हो तो 3x प्लस वाई बराबर है। ऑप्शन ए -1 बी 0 सी 1 और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों सममित आव्यूह जो होता है इसकी परिभाषा ये होती है, यानी जो भी मैट्रिक्स है उसका ए डैश का मतलब रो को उठा करके कॉलम पर जो है रख दीजिए, यानी तीनों रो को उठा करके तीनों कॉलम बना देंगे, यानी ए डैश बराबर ए, यानी उसका रो को कॉलम पर लेकर आए लेकिन उसमें कोई परिवर्तन ना हो, वही रहे ज्यों का त्यों पहले जो मैट्रिक्स था, यानी ए डैश बराबर ए। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है, सममित आव्यूह, यानी ऐसे आव्यूह को सममित आव्यूह। इसका मतलब ए डैश बराबर क्या हो ए, इसे बोलते हैं सममित आव्यूह, यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स सममित आव्यूह। और यदि ए डैश बराबर माइनस ए आ जाए, यानी माइनस बाहर कॉमन ले लेंगे और फिर पुनः ए आ जाए, इसे कहते हैं विषम सममित आव्यूह। क्या कहते हैं, विषम सममित आव्यूह, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मित्रों टीजीटी के पेपर में कई बार आया है कि विषम सममित आव्यूह, इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, विषम सममित आव्यूह के विकर्ण के अवयव क्या होते हैं। विषम सममित आव्यूह जो होता है उसके विकर्ण के अवयव जो होते हैं क्या होते हैं, विकर्ण पर के अवयव शून्य होते हैं। तो ये बात याद रखनी है, आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया है विषम सममित आव्यूह के विकर्ण के अवयव कैसे होते हैं, तो क्या लिखेंगे, सभी शून्य। ए डैश बराबर ए, ये सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह में ए डैश ए होना चाहिए। तो आइए अपने प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में कहा है कि ये एक सममित आव्यूह हो, यानी कैसा आव्यूह है ये सममित आव्यूह हो तो 3x प्लस वाई बराबर है, यानी जो मैट्रिक्स दिया है ये कैसा है, सममित आव्यूह है। सममित आव्यूह है तो ए डैश कितना होना चाहिए, लिखेंगे
चूंकि यानी ये आव्यूह कैसा है, चूंकि सममित आव्यूह है, लिखेंगे चूंकि सममित, प्रश्न ने ही कहा है सममित आव्यूह है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है, इसलिए इसको हम मान लेंगे ए मान लेंगे, यानी इसलिए जो है माना, यहां पर लिख लीजिए माना, इसको ए नाम देते हैं, सममित आव्यूह है इसलिए ए डैश बराबर क्या ए। अब देखिए ए डैश बराबर ए, यानी इसका डैश करें और फिर ए ही आ जाए, तो देखिए इसका डैश करेंगे हम लोग, अब वो क्या होता है ए डैश बराबर ए होता है, तो इसका डैश, डैश का मतलब रो है, ये पहला रो है, इसको पहले कॉलम पर लिखेंगे, ए डैश का मतलब यही है। तो देखिए यहाँ पर ए डैश बराबर ए, तो ए डैश लिखेंगे, इसको जो है पहले वाले रो को उठाएंगे कॉलम पर रख देंगे, तो लिखिए 1 3 प्लस एक्स और ये कितना है 2 है, इसको उठाएंगे ऐसे रखेंगे तो 1 माइनस एक्स और फिर 2 और ये है y प्लस 1, इसको उठाएंगे ऐसे रखेंगे 2 5 माइनस वाई और फिर उसके बाद 3। अब देखिए ए डैश, यानी ये हो गया ए डैश और बराबर कितना ए, तो ए डैश किया लेकिन वो सममित आव्यूह है, तो इसका डैश करेंगे वो क्या रहेगा ए ही रहेगा, क्योंकि ए डैश सममित है, प्रश्न ने पहले ही कहा है एक सममित आव्यूह है, सममित है तो ए डैश बराबर ए होता है, तो इसका हमने डैश लिखा और फिर ए के बराबर ही रखेंगे, तो ये क्या है उसको उतार करके लिख लेंगे 1 3 प्लस एक्स, इसको नोट करेंगे ज्यों का त्यों, यानी 2 और 1 माइनस एक्स और 2 और ये है y प्लस 1 और ये आया 2, ये आया 5 माइनस वाई और 3। अब देखिए मित्रों यहाँ पर दो मैट्रिक्स क्या है इक्वल है, यानी समान है, तो इक्वल जब हैं तो दो मैट्रिक्स समान तभी होंगे जब उनके आर्डर समान होने चाहिए। क्या समान हो? आर्डर, यानी उनका आव्यूहों का क्रम समान है, यानी क्रम समान होना चाहिए। दो आव्यूह यानी इक्वल यानी समान तभी होते हैं जब उनका आर्डर सेम टू सेम हो और उनके संगत करस्पॉन्डिंग्स एलिमेंट यानी संगत अवयव क्या होने चाहिए? समान होते हैं। तो देखिए यहां पर जब सममित हैं तो आर्डर तो इनका समान पहले से ही होगा और संगत एलिमेंट भी क्या होंगे? बराबर। आर्डर देख लीजिए, चेक कर लेते हैं। तीन रो हैं और 3 कॉलम है, 3 रो हैं 3 कॉलम है। आर्डर भी इनका कितना है? 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3 वो भी सेम। तो संगत ये बराबर है तो संगत एलिमेंट क्या होने चाहिए? बराबर, यानी संगत अवयव समान होने चाहिए। तो आइए देखते हैं संगत अवयव हमें ज्ञात क्या करना है? 3x प्लस वाई। तो हमको चाहिए x और चाहिए y। तो आइए मित्रों देखिए दूसरा एलिमेंट ये, इसका संगत ये है और दोनों क्या होंगे? एक जैसे, बराबर। तो यहां पर लिखते हैं 1 माइनस एक्स बराबर 3 प्लस एक्स। अब इस x को उधर लेकर जाए, ये 3 इधर लेकर आए, 1 माइनस 3 बराबर इधर 2x हो गया। अब 2x बराबर माइनस का 2 और x बराबर -1, तो x का मान -1 आया। अब देखिए मित्रों हमें y का भी मान चाहिए क्योंकि 3x प्लस वाई का मान ज्ञात करना है। तो y देखिए कहाँ से ज्ञात कर ले? देखिए जल्दी से, यानी y ये है, इसमें y है, इसमें भी y है, यहाँ से इसका संगत कौन सा होगा? ये y प्लस 1। तो संगत अवयव बराबर होंगे, यानी 5 माइनस वाई बराबर y प्लस 1। अब ये y उधर ले जाए, इसको इधर लेकर आए, 5 माइनस 1 बराबर 2y। अब सीधा लिख लें 2y बराबर 4 और y बराबर कितना आया? 4/2 बराबर 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो y का मान कितना निकल करके आया? 2 और x का मान कितना है? -1। आइए अपना जो है आंसर निकालते हैं। किसका मान ज्ञात करना है? 3x प्लस वाई का, 3x प्लस y का हमें मान लाना है। तो 3 इंटू x बराबर कितना निकला हम लोगों का? x बराबर -1, यहाँ पर -1 रखेंगे और प्लस y आया है 2, तो यहाँ पर 2। अब ये 3 एकम 3 -3 प्लस 2 बराबर आ गया -1। यही क्या होगा? अभीष्ट आंसर। तो मित्रों आइए हम लोग जो है अपने उत्तर का मिलान करते हैं। देखिए उत्तर कहाँ पर है हमारा आंसर? ऑप्शन ए है -1, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है 1, डी है इनमें से कोई नहीं।
तो हम लोगों का कितना निकल करके आया है देखिए, यानी कि 3x प्लस वाई ये बराबर है -1 के। तो 3x प्लस वाई ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट जो है आंसर है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 35, यदि किसी प्रक्षेप में महत्तम ऊंचाई क्षैतिज परास के बराबर हो तो प्रक्षेप कोण है। ऑप्शन ए tan इनवर्स 1/4, ऑप्शन बी है tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 4। मित्रों यहाँ पर प्रश्न ने कहा है किसी प्रक्षेप में महत्तम ऊंचाई क्षैतिज परास के बराबर है, यानी कि प्रक्षेप में महत्तम ऊंचाई क्षैतिज परास के बराबर है। अब महत्तम ऊंचाई क्या होती है, जब किसी कण को या पिंड को फेंका जाता है, प्रक्षेपित किया जाता है, तो उसकी महत्तम ऊंचाई और परास क्या होती है, यानी दोनों क्या है, इक्वल हैं, समान है, कह रहा बराबर है। तो प्रक्षेप कोण जो है हमें पता करना है, क्या ज्ञात करना है, प्रक्षेप कोण। तो मित्रों जब हम लोगों ने इस पेपर को हल करने की शुरुआत की थी तो क्वेश्चन नंबर 2 एक आया था, काफ़ी उस प्रश्न को लेकर के हमने काफ़ी चर्चा की थी, वहाँ पर जो है सारी चीज़ें स्पष्ट करा दी थी। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था कि महत्तम ऊंचाई, एक कण है यानी एक प्रक्षेप है, उसको अल्फा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है, तो उसकी महत्तम ऊंचाई कितनी होगी। महत्तम ऊंचाई के साथ हम लोगों ने क्या क्या जाना था, हम लोगों ने महत्तम परास इसकी भी बात की थी, वहाँ पर क्षैतिज परास की भी बात की थी, महत्तम ऊंचाई की तो बात करनी ही थी, उड्डयन काल की भी बात की थी, यानी जितने जो है इससे संबंधित पॉइंट बनते थे हर एक पॉइंट पर हमने विस्तृत चर्चा की थी। तो लेक्चर नंबर 1 देखिए, वहाँ से जो है इसी सीरीज का लेक्चर नंबर 1 सॉल्यूशन का, तो लेक्चर नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको जो है देखिए वहाँ से महत्तम ऊंचाई की बात स्पष्ट हो जाएगी। महत्तम ऊंचाई कितनी होती है जब कण को प्रक्षेपित किया जाता है किसी प्रक्षेप को, और उसकी क्षैतिज परास क्या होती है। तो आइए मित्रों, प्रश्न ने कहा है महत्तम ऊंचाई जो है क्षैतिज परास के बराबर है, तो महत्तम ऊंचाई जो h होती है वो क्षैतिज परास के बराबर है। महत्तम ऊंचाई को हम लोगों ने वहाँ कैपिटल H से लिखा था, क्षैतिज परास को कैपिटल R से लिखा था। अब महत्तम ऊंचाई मान लीजिए अल्फा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है, अल्फा कोण पर, तो महत्तम ऊंचाई u² यानी प्रारंभिक वेग u है, तो साइन स्क्वायर u² साइन स्क्वायर अल्फा अपान 2g ये होती थी महत्तम ऊंचाई। महत्तम ऊंचाई बराबर क्षैतिज परास, यानी क्षैतिज परास के बराबर हो, क्षैतिज परास 2u² और साइन अल्फा इंटू कास अल्फा अपान g ये होता है। आइए मित्रों देखिए u² कैंसिल हो गया, ये g से g कैंसिल हुआ, कितना बचता है हम लोगों का, देखिए साइन स्क्वायर अल्फा, और आइए सरल कर लेते हैं थोड़ा, ये जो है साइन स्क्वायर अल्फा है यहाँ, यानी इस स्क्वायर से ये अल्फा कैंसिल हो गया, तो कितना बचता है देखिए, यहाँ पर आया साइन अल्फा अपान 2 बराबर इधर कितना निकल करके आया, साइन अल्फा अपान 2 ये 2 है, और 2 इंटू कास अल्फा। अब देखिए मित्रों ये इतना आया, अब यहाँ पर साइन अल्फा बराबर 4 कास अल्फा, अब ये कास अल्फा नीचे लाइए तो ये साइन अल्फा अपान कास अल्फा बराबर 4, ये हो गया tan अल्फा, तो tan अल्फा बराबर कितना 4। अब हमें प्राप्त करना है प्रक्षेप कोण, तो आइए मित्रों यहाँ पर देख लेते हैं, tan अल्फा बराबर 4, तो अल्फा बराबर कितना होगा tan इनवर्स 4, यानी tan इनवर्स 4 इस तरीके से, तो अल्फा बराबर tan इनवर्स 4। आइए अपने उत्तर का मिलान करते हैं, तो देखिए ऑप्शन ए है tan इनवर्स 1/4, tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 4, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन नंबर 35 को भी हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो मित्रों आज के इस लेक्चर में हम लोग अपनी बात को यहीं तक रखेंगे, अगले लेक्चर में जो है अगला प्रश्न करेंगे। ठीक मित्रों, आज की क्लास यहीं तक।